हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम लोग एमसीक्यूज लेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले ये समझिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर अब से कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप टर्म 1 के क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ के आएंगे, नहीं बन पाएगा आपसे क्वेश्चन, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही करीब है। आफ्टर नवंबर 15 नवंबर के बाद कभी भी एग्जामिनेशन का डेट आ सकता है, या इवन अब कुछ ही दिन में 1-2 नवंबर को दीपावली से पहले डेट भी आ सकता है आपके एग्जाम्स का। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या होगे कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे। बाबू थ्योरी कॉन्सेप्ट जितना पढ़े वो ठीक है, अब एमसीक्यूज़ लगाने की बारी है। जब आप टर्म 1 के एमसीक्यूज़ को लगाएंगे, क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो उसी समय जो भी टीचर आपके एमसीक्यू को सॉल्व करेगा, कॉन्सेप्ट को बताएगा, तो जब क्वेश्चन वो शुरू करेगा बताने, तो उसी समय वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट को ज़रूर बताएगा। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएगा, यानी कि आप एक ही साथ दोनों चीज़ सीख पाएंगे। थ्योरी और कॉन्सेप्ट भी सीख पाएंगे क्वेश्चन के बनाने के साथ साथ, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी सीख पाएंगे। ठीक है, आई होप कि आप हमारी बातों को समझ पाए हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने में दें। एग्जामिनेशन आने से पहले आप कम से कम 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज़, चाहे कहीं से भी मिल जाए, आप 10 सेट ऑफ एमसीक्यूज़ टर्म 1 के लिए जो बना हुआ है उसको आप बना के जाएँ, ताकि आप 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस बना के आए। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आपके सामने कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं जो कि टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले आप ऊपर स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो कह रहा है कि इफ़ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज़ 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 360 देन देयर एलसीएम। तो आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, या फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इस फार्मूला में आप क्या कर लें, एचसीएफ को एच मान लें, एलसीएम को एफ मान लें और पी को मान लें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको एचसीएफ एच दिया हुआ है कितना, तो वो दिया हुआ है आपको 12, और इंटू एलसीएम तो आपको निकालना है, तो एल बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क, एंड जो प्रोडक्ट दिया है दोनों नंबर का वो दिया है 360। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाई 12 है ना, तो 12 3 जा 36, तो यानी कि एलसीएम जो है उस नंबर का 30 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.324 इज इन द फॉर्म ऑफ m बाई n देन m प्लस n। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उस नंबर को x मानते हो जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है उसे आप क्या मान लो, x मान लो। तो x क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.324 बार, 0.324 बार। अब याद रखना कि 24 के ऊपर बार है, यानी कि आप x को ऐसे लिख सकते हो 0.324 24 24 एंड सो ऑन। तो आपको हम इसमें बताए थे कि आप बारी बारी से मल्टीप्लाई करके देखो 10 से 100 से, और उसके बाद जो मल्टीप्लाई कर लेते हो दोनों साइड 10 से 100 से, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, x का वैल्यूज निकल जाएगा। और जब p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा नंबर तो p और q को जोड़ लेंगे, जैसा कि m बाई n बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर लो कि 10 से मल्टीप्लाई करके देखो हुआ क्या, तो 10 इंटू एक्स, और इधर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो पॉइंट उधर चला जाएगा, तो 3.24 24 24 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है आपको। तो ये लिखा हुआ है x नीचे लिख दो, इसको घटाओ, तो 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 3, फिर 24, फिर 24। तो क्या 1 के नीचे 1 आया, नहीं आया ना। तो जब 1 के नीचे अब 1 नहीं आएगा, जैसे 4 के नीचे 4 आना चाहिए, 2 के नीचे 2 आना चाहिए, 4 के नीचे 4 आना चाहिए। ये अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होगा, यानी कि जो आप 10 से मल्टीप्लाई किए थे दोनों साइड, वो दोनों साइड आप क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खुद सोचना है कि आखिर हम 10 से मल्टीप्लाई करें कि 100 से मल्टीप्लाई करें। तो आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 इंटू एक्स। अब 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि पॉइंट जो है वो 2 डिजिट शिफ्ट होगा RHS में, तो ये कितना हो जाएगा 32 और पॉइंट 42 42 42 एंड सो ऑन। अब क्या करना है आपको कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है घटाते समय। अब यहाँ पे लिख दो 3 24 24 24 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी 42 42 तो बढ़ता ही रहेगा, तो यहाँ भी आपका 24 है ना, 24 एंड सो ऑन बढ़ता ही रहेगा। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो फ़ायदा क्या हुआ कि एकदम 2 के नीचे 2 आया, 4 के नीचे 4 आया, 2 के नीचे 2 आया, 4 के नीचे 4 आया। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो चीज़ें घट के 0 हो जाएगी। तो इधर से आप 2 में से 2 घटाए 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1,
फिर पॉइंट, ये 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100x में से x कटेगा तो 99x बचेगा, यानी कि 99x इज इक्वल टू 32.1। अब x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 32.1 को आप ऐसे ही रहने दो, 99 लिखो और पॉइंट के लिए एक ज़ीरो बढ़ा दो, पॉइंट के लिए एक ज़ीरो बढ़ा दो। इस ज़ीरो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि वो पॉइंट के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि 321 अपॉन 990, ये नंबर जो है वो दिख रहा है हमको कि ये कट सकता है किस चीज़ से, तो 3 से, तो 3 से काटा जाए। 3 1 जा 3 0, 3 7 जा है ना 21, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 0, यानी ये हो गया 107 अपॉन 330। अब क्या और भी कोई नंबर से ये कटेगा, तो उसके लिए आप देख लो 11 से कट रहा है कि नहीं। आई होप कि ये कटेगा नहीं। ठीक है, इसका आंसर तो p/q के रूप में दिया, जबकि पूछा है m + n का वैल्यू, तो 107 अपॉन 330 तो बी ऑप्शन है, लेकिन इसमें अगर इन्होंने पूछ लिया है कि m + n का वैल्यू क्या होगा, तो m + n का मतलब हुआ कि ये m कहलाएगा और ये n कहलाएगा, क्योंकि ये जो x का वैल्यू आया हुआ है वो आपका आया हुआ है 107 अपॉन 330। तो इन्होंने x का वैल्यू नहीं पूछा है, इन्होंने m + n का वैल्यू पूछा है, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये m/n है ना, ये m/n है। तो भैया इसको जोड़ोगे तो कोई ऑप्शन में थोड़ी मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर x का वैल्यू पूछता तब बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो लिख रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। बिल्कुल ऑलवेज इरेशनल, क्योंकि अगर कोई नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो जीरो को छोड़ के होगा रेशनल नंबर, 2/3 या 5 या 7, ये सारे नंबर्स में अगर हम एक इरेशनल का मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 हो गया तो √3 का करें, या 2/3 का हो गया तो √3 का मल्टीप्लाई करें, तो ये फाइनल जो नंबर बना वो इरेशनल नंबर ही तो बना, क्या रूट से फ्री हो पाएगा, तो ये इरेशनल नंबर बना, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे। चलिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ x एंड y द गिवन फिगर आर। ये जो फिगर दिया है इसमें आपको यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ आपको y लिखा हुआ है, इस x और y के वैल्यूज़ को निकालना है। तो आप यहाँ से ना निकालना शुरू करें बल्कि यहाँ से देखें, ये जो 143 है वो 11 और y का मल्टीपल होगा, है ना। तो 11 में आप ये क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे कि 143 आएगा, तो उसके लिए 143 में आप 11 से डिवाइड कर लो, तो 11 से जब डिवाइड करोगे 143 को तो क्या आएगा, 11 1 जा 11, ये 3 और 3, तो 11 3 जा 33, यानी कि ये y का वैल्यू आ गया आपका 13। तो अगर y का वैल्यू 13 आ गया तो ऐसे ही आपका एक ही ऑप्शन में 13 दिया है y का वैल्यू, और वो है ए ऑप्शन, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, तो इसका मतलब y जो है सेकेंड नंबर पे होना चाहिए, तो y जो है वो ए ही ऑप्शन में सेकेंड नंबर पे है, बाकी में नहीं है। वैसे अगर आप चाहें तो x भी निकाल सकते हैं, कैसे, तो x और 143 का मल्टीप्लाई जो होगा 101 होगा, इसका मतलब 143 से जब आप 1001 को डिवाइड करोगे तो x का भी वैल्यू आ जाएगा। तो उसके लिए आप ऑप्शन नंबर ए से ही हेल्प ले लें, अगर 143 में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, आप करके देख लें, 7 या 21, क्योंकि ए ऑप्शन में हमारा 7 नज़र आ रहा है, तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 और 2 30 हो गया, कैरी हुआ 3, 7 1 जा 1 और 3 10 आ गया ना, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हम कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को फास्ट बनाने का कोशिश करते हैं, बाकी क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत है, अगर 4 ऑप्शन में से एक ही सही है तो अगर हम पहुंच गए उस ऑप्शन पे तो 3 ऑप्शन अगर रिजेक्ट कर दिए तो एक ऑप्शन वो बच गया, तो 3 ऑप्शन हम रिजेक्ट करने भी सीखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसमें कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx + 1 इज -5 देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यानी कि इसमें एक जीरोस जो है आपको दिया हुआ है, यानी कि x का एक वैल्यू -5 इसका जीरोस है, तो आपको बताना है कि इसमें k का वैल्यूज़ क्या होगा। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x = -5 इसका जीरोस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि x = -5 इसको डालने से सेटिस्फाइड करेगा, और सेटिस्फाइड करेगा तो करा देते हैं ना, x का वैल्यू -5 डालेंगे तो ये क्या होगा 2k - 1 और इंटू में हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 3k इंटू क्या x का वैल्यू -5 और प्लस 1, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए बिकॉज ऑफ ये जीरोस है, तो ये हो गया 25, तो 25 का मल्टीप्लाई 2k में करेंगे तो 25 दूना के 50k,
फिर 25 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -25, फिर ये हो जाएगा -15 के और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब के को क्लब करो तो ये 50 के में से 15 के घटेगा तो 35 के बचेगा, और 25 में 1 घटेगा तो माइनस का 24 बचेगा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि के का वैल्यू आया -24 और ये 35 डिनोमिनेटर में, यानी कि के का वैल्यू आया -24 अपॉन 35। तो ये कटेगा तो नहीं किसी से, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी में भी शक है बिकॉज ऑफ यहाँ पे माइनस का प्लस जाएगा ना, उधर ये -24 का प्लस जाएगा तो 24/35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहीं पे देख लें, आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -3 इज़, तो ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरोज 2 और -3 है वो कौन सा है। तो इसको बनाने का देयर आर मेनीज मेथड। सबसे पहला तो मेथड यही है कि आप फार्मूला याद रखो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे x² हो गया माइनस सम ऑफ जीरोज, आपका क्या हो जाएगा, इसमें जीरोज दिया हुआ है 2 और -3, तो 2 को और प्लस में -3 को आप ऐड करोगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू अल्फा आपका 2 है और बीटा आपको -3 है, यानी कि ये हो जाएगा x², ये आएगा एक्चुअल में -1 क्योंकि 2 में से -3 घटेगा ना, तो -1 इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा इंटू एक्स और -3 2 या 6, यानी कि x² प्लस x -6, यानी कि पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। ठीक है। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था कि ये जो x बराबर 2 और x बराबर -3 अगर जीरोज़ है तो वो सेटिस्फाइड भी करना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में तुम क्या करो कि x बराबर जो आपको दिया हुआ है, 2 जीरोज़ दिया है, x बराबर 2 दिया हुआ है एंड x बराबर -3 दिया हुआ है, तो x बराबर 2 डाल के देखो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि x बराबर 2 सेटिस्फाइड ही कर देगा, और कर देगा तो मान ही लेंगे। अगला भी देखना है, x इज इक्वल टू -3 भी साइमल्टेनियसली दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई ऑप्शन में एक को कर दिया तो दूसरा को मान लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसको x बराबर 2 सेटिस्फाइड करेगा x बराबर -3 भी सेटिस्फाइड करेगा। तो आप बारी बारी से सारे ऑप्शन में ये वैल्यूज़ को डाल के देख लें कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, और भी एक मेथड है, वैसे जानने की जरूरत नहीं है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 12 देन द वैल्यूज ऑफ k इज व्हाट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस वर्ड यूज किया है ना, वो आप देखो, आप क्या पढ़े हुए हो, सम ऑफ जीरोज पढ़े हुए हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पढ़े हुए हो c/a, लेकिन आप डिफरेंस ऑफ जीरोज नहीं पढ़े हुए हो क्योंकि अभी आप क्लास 10th में हो। जब क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो डिफरेंस ऑफ जीरोज भी पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कैसे बनता है इसको जरा समझिएगा। इसमें बोला है कि डिफरेंस ऑफ जीरोज आर 12, तो डिफरेंस ऑफ जीरोज का मतलब हुआ कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपको 12 दिया है, और जो पूछ रहा है वो k का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप एक फार्मूला याद रखिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। और ये अगर फार्मूला आपको नहीं याद है तो दिक्कत है, नहीं याद है तो आई बटन में हम जितना भी अलजेब्रिक फार्मूला क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यूज़ होता है उसका प्रूफ और सारा एक जगह कलेक्ट किया हुआ फार्मूलाज हम एक लिंक में आई बटन में दे रहे हैं, आप वहाँ पे जाएं और वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन पहले आप इसे कवर कर लें, उसके बाद आप वहाँ भी जाएं, देख सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला हम लिख देंगे कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 12 है तो ये 12 का होल हो जाएगा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं क्योंकि आप सम ऑफ जीरोस जानते हैं, है ना। यहाँ पे अगर हम बोले कि इस क्वेश्चन में a क्या है तो 1 है, b क्या है तो वो x का कोफिशिएंट होगा तो वो k है, और c क्या है तो वो 45 है। तो अगर हम पूछे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा तो आप अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे आप, तो अल्फा प्लस बीटा आप लिखते हैं -p/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस, और b का नाम क्या है तो k है, तो ये हो जाएगा k बाई a का मतलब बाई a का मतलब 1, तो ये हो जाएगा बस -k। अल्फा इंटू बीटा आप क्या लिख सकते हैं c/a, ठीक है। तो यहाँ से c क्या है तुम्हारा 45 और a क्या है तुम्हारा 1, यानी कि ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लिख देंगे आप -k का स्क्वायर, फिर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा यहाँ से लिख दें आप 45 इंटू 45, तो ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, फिर ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई करें तो 45 दूना 90 और 90 दूना 180 आएगा। 180 को आप इधर भेज दो
तो के स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 144 प्लस 180, इसको जोड़ा जाए तो आपका 4 हो जाएगा, 8 4 12 होगा और 1 1 2 और 1 3 होगा। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर का वैल्यू 324। तो के का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 324। तो 324 के बाहर आता है 18, 324 के बाहर आता है 18। के इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 324 और 324 से बाहर आता है 18, तो प्लस माइनस 18, यानी कि के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, देन द वैल्यू ऑफ 1/a प्लस 1/b माइनस ab इज। तो देखो अगर a और b इसका जीरोस है तो हम एक बात जानते हैं कि अगर a और b इसका जीरोस है, मतलब अल्फ़ा अगर a है और बीटा अगर आपका b है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक जानते हैं माइनस b/a, यानी कि हम a प्लस b का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, माइनस b/a, मतलब तो माइनस का एक पहले बताओ इस क्वेश्चन में a क्या है, तो a का वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट तो वो -4 है, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म तो वो -12 है। क्या है -12। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो माइनस और ये फिर से माइनस, तो ये +4 और बाई a का मतलब 1, यानी कि आप ये कर सकते हो कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4। फिर आप a इंटू b ले लें क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा है अब, तो अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है, तो c तुम्हारा क्या है -12 और बाई a मतलब 1, यानी कि -12। ये तो हो गया यहाँ तक का वैल्यू। अब अगर हमको इसका वैल्यूज़ निकालना है, सोचिएगा ध्यान से, तो हम इसका एलसीएम तो ले ही सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा a इंटू b तो यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट, लेकिन इसका वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, तो हम a और b का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, केवल इतना का, इसको रहने देंगे, माइनस ab यहाँ पे रहेगा और a b एलसीएम आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा b और प्लस में यहाँ आ जाएगा a, यानी कि आप ये देखोगे ध्यान से तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी और माइनस ए बी। तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाई a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या होगा यहाँ से -12, तो ये -12 से डिवाइड कर दिया, माइनस फिर a b का वैल्यू तो फिर से -12, तो ये +12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा -1/3 क्योंकि ये नीचे माइनस भी लगा है, और +12, तो 12/1 करके आप एलसीएम ले लो, 3 होगा, तो ये -1 प्लस 1 या 3 तो 12 या 36, तो ये हो गया 35 और डिवाइडेड बाई 3, 35 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझने का कोशिश करिएगा क्योंकि जब भी हम सिमिलरिटी पढ़ाते हैं इस तरह के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि यही बेसिक होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है, जिससे कि आगे का क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है पहले इसको देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल MNO, ट्रायंगल XYZ, तो आप पहले सिंपल सा एक ट्रायंगल 2 बना लें बिना कुछ सोचे समझे, एक छोटा बड़ा, यहाँ पे आप XYZ बना लें, एक तो ट्रायंगल बन गया। दूसरा ट्रायंगल MNO है तो आप यहाँ M कर लें, N कर लें, O कर लें। आपको नहीं मालूम है कि कौन किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, कौन किसके सिमिलर है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देखें, ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें बताना है कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर 2 ट्रायंगल होने के बाद भी ऑर्डरिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्डरिंग का ध्यान नहीं रखोगे तो वो लिखावट गलत माना जाता है। तो सबसे पहले देखो कि XY है ना, इस पर टिक करो, ये NO से टिक होगा, तो NO से ये टिक हुआ। ठीक है, फिर YZ का टिक 2 लाइन से करो, तो YZ का टिक MO से होगा, तो MA का लाइन 2 लाइन से होगा ये। फिर ZX का टिक, ZX यहाँ है, आप ये Z मान लो ये, तो ये ZX है, तो ZX का टिक किसके साथ है, MN के साथ, ऐसे है। तो निश्चित रूप से ये जो ट्रायंगल है ना थोड़ा सा घुमाऊ है, तो घुमाऊ ट्रायंगल के लिए क्या करो आप कि यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बना लो और इस ट्रायंगल में आप जो नामकरण है फिर से करो, मतलब कि ये XY 2 एक लाइन का है, तो एक लाइन वाला NO है, तो यहाँ पे आप क्या कर लो, N बना लो, O बना लो, उससे एक लाइन का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। 2 लाइन वाला YZ है ना, 2 लाइन वाला YZ है और यहाँ 2 लाइन वाला OM है, तो 2 लाइन वाला जो YZ है वो MO से कॉरस्पॉन्डिंग होगा, तो O यहाँ है तो M बना लो, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि YZ जो 2 लाइन वाला था OM से कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब तीसरा अपने आप हो जाएगा, XZ का कॉरस्पॉन्डिंग था MN, तो MN क्या है तुम्हारा, अपने आप आ गया ना MN, तो अब ये एकदम ठीक बैठ रहा है, एक वाला 2 वाला 2 वाला 3 वाला 3 वाला,
तो अब जो ट्रायंगल को सिमिलर करना है उसमें ये देख लो कि एक्स वाई जेड एकदम लगातार अगर तुम लिखते हो एक्स वाई जेड, तो सिमिलर लिखना पड़ेगा एक्स वाई जेड का उधर से पहले एन लिखोगे, फिर ओ लिखोगे, फिर एम लिखोगे। तो क्या करना पड़ा हमें, पहले ऑर्डर को एकदम एडजस्ट करना पड़ा कि कौन किस पे बैठ रहा है। जब कौन किस पे बैठ रहा है पता चल जाएगा तब आसान हो गया लिखना, ठीक है। तो अब जरा देखो कौन सा सिमिलर होगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो पहले इन्होंने बोला है एम एन ओ, तो अगर एम एन ओ बोल रहा है, अगर वो एम एन ओ अगर ऐसे बोल रहा है तो उधर ऑप्शन से ही देख लो, ऑप्शन से ही देख लो कि अगर उन्होंने एम एन ओ बोला है तो तुम बताओ कि एम एन ओ में अगर एम देख रहे हो ये किनारे तो इधर कौन लिखेगा, जेड लिखोगे। फिर एन कहाँ देख रहे हो तो एन ऊपर देख रहे हो तो यहाँ एक्स देखोगे। फिर ओ कहाँ देख रहे हो, लेफ्ट साइड, तो ये वाई होगा। तो जेड एक्स वाई, तो जेड एक्स वाई है क्या, जेड एक्स वाई पहला ही ऑप्शन है, एम एन ओ सिमिलर टू जेड एक्स वाई। बाद बाकी कोई नहीं मैच करेगा, आप मैच करा के भी देख लो, है ना। यहाँ से एक दूसरा ऑप्शन में क्या है, एक्स वाई जेड है जो कि गलत हो गया, कोई नहीं करेगा, आप देख सकते हो। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR विथ BC अपॉन QR इज इक्वल टू 2/5, देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो रेशियो साइड्स का होता है वही रेशियो उनके पेरीमीटर्स का भी होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर बोला है इन्होंने, तो ABC सिमिलर बोला है इन्होंने PQR। तो यहाँ पे अगर BC का रेशियो देखा जाए तो BC का रेशियो QR के इक्वल देना चाहिए, क्योंकि सेकेंड लास्ट के सिमिलर होना चाहिए। तो दिया भी है ये 2/5। तो अगर पेरीमीटर का भी रेशियो पूछे P1/P2 दोनों ट्रायंगल का, तो वही भी रेशियो वही होता है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 2/5।